नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की शुभ संध्या है, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आइए जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आज देखते हैं हम सब। आज मैं हिंदी भी मिक्स करने की कोशिश किया हूँ। कुछ बच्चे बहुत दिनों से हिंदी की मांग कर रहे थे, तो सुपर टेट में मैंने सोचा कि चलिए आज से कुछ हिंदी की चीजें भी बताई जाए। चूंकि यूपी ट्रिपल एससी, सुपर टेट और जितने एग्जाम हैं इसमें हिंदी से भी प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इन प्रश्नों को भी हम सब देखेंगे। तो आइए महत्वपूर्ण तरीके से ये हमारे सामने पहला ही प्रश्न रहा कि निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति सभी 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बच्चा भाग लेने वाले कौन व्यक्ति थे, ये आपको बताना है। मदन मोहन मालवीय जी थे, या श्रीमती एनी बेसेंट जी थे, महात्मा गांधी जी थे, या BR अम्बेडकर महोदय जी थे। कौन इनमें से आपको तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब 3 गोलमेज सम्मेलन जो था ये आपको जो है कि 1930, 1931 और 1932 ये 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। और ये सम्मेलन कहाँ हुआ, तो लंदन में आपको जो है लंदन में यह आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। यानी अध्यक्ष कौन थे तीनों गोलमेज सम्मेलन के, तब बताएगा कि ब्रिटिश पीएम रैमजे मैकडोनाल्ड, ठीक ना। डोनाल्ड जो थे यही आपको प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के द्वारा तीनों गोलमेज सम्मेलनों की अध्यक्षता की गई है। सारे लोगों का जबरदस्त तरीके से जवाब आ रहा है, शानदार तरीके से मेरे प्यारे लोग सारे लोग जवाब दे रहे, एकदम जबरदस्त जवाब है। और उम्मीद करता हूं कि कोई इस प्रश्न को गलत भी नहीं करेगा। BR अम्बेडकर साहब ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए। लेकिन कुछ नाम और भी बता देना चाहता हूं, शायद आपको नहीं पता होगा। इनके साथ साथ और कौन था, तो तेज बहादुर सप्रू, TP सप्रू जो थे, तेज बहादुर सप्रू साहब जो थे, ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। साथ साथ ही सरोजनी नायडू जी का नाम जो है, सरोजनी नायडू, ये भी आपको जो है तीनों गोलमेज सम्मेलनों में माननीय श्री सरोजनी नायडू द्वारा भी भाग लिया गया था। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए अगला बात, मुस्लिम लीग के लाहौर सत्र में पाकिस्तान की मांग में आपको की गई थी, यानी मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, इस तरह से भी प्रश्न पूछे तो आप बताइए 1932 में, 1940 में, 1936 में या 1942 ईस्वी में। तो आपको 1940 ईस्वी में सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। कुछ लोग जवाब नहीं सही दिए हैं भाई। ये 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। यद्यपि पाकिस्तान शब्द का जिक्र नहीं किया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे, अध्यक्षता कौन किए थे, तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक ना। अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना साहब जो थे ये अध्यक्ष थे। ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद रखे रहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। चलिए नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था। ये आपको 1940 ईस्वी में, 1942 में, 1945 में या 1946 ईस्वी में। ये सभी प्रश्न घेलुआ है, हलवा जिसको बोलते हैं। तो एकदम जबरदस्त तरीके से प्रश्नों को करिए, कोई भी गलत नहीं करना चाहिए। जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। और सारे लोगों का क्या जवाब है, लाजवाब तरीके से आप सारे लोग जवाब दे रहे हैं। और आपको जो है आपको 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति, और इसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने
करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा गांधी जी द्वारा दिया गया था, ठीक ना। इसके साथ साथ आप एक गांधी जी द्वारा दिया गया, साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि इसी के तहत ऑपरेशन 9 अगस्त 1942 ईस्वी को, अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत चोटी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सभी नेता गिरफ्तार, ठीक ना। और आंदोलन जो है नेता गिरफ्तार हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें इससे संबंधित है। तो ये आप सारी चीजों को देख सकते हैं, चीजें आपको समझ में बिल्कुल तरीके से आ रही होंगी। इसके साथ ही मौलाना अबुल कलाम जो थे ये आपको 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हैं, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपको अध्यक्ष कौन था, तो मौलाना कलाम थे। वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथगो, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वायसराय, ठीक ना। वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक, लॉर्ड लिनलिथगो साहब थे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल जो थे वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में थे। तो नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बलदेव सिंह अंतरिम सरकार के सदस्य स्वतंत्र भारत के पहले सरकार के क्या थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले सरकार में रक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे, रेलवे मंत्री थे या अर्थ मंत्री थे। तब आप जवाब दीजिएगा स्वतंत्र भारत के पहले आपको जो है रक्षा मंत्री बलदेव सिंह जी बनाए गए थे, जबकि शिक्षा मंत्री आपको उस समय कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो थे ये शिक्षा मंत्री थे। जॉन मथाई साहब जो थे ये आपको क्या थे, तो पहले रेल मंत्री थे। और आपको अर्थ मंत्री षणमुख सेठी ये जो थे अर्थ मंत्री या वित्त मंत्री के रूप में आपको रहते हैं। तो इस तरह आप सबने देखा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन, चूंकि आधुनिक भारत से सबसे ज्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, आजकल का ट्रेंड हो गया है, आधुनिक भारत ही सबसे अधिक पूछा जाता है। तो 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए लॉर्ड कर्जन को बनाया गया था, लॉर्ड वेवेल को, क्लेमेंट एटली को या सिरिल रेडक्लिफ को। तब आप सब बताइए जल्दी से, फटाफट आप लोग जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी, आना जवाब चालू हो गया है। कुछ लोग क्यों भाई ऐसा नहीं गलती करते भैया, इस तरह के प्रश्नों को गलत करेंगे तो आप बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। ये देखिए, मैं नाम नहीं लेना चाहता कि आप सब नाम लेने से थोड़े कुछ लोग नाराज हो जाते हैं, ठीक ना। सिरिल रेडक्लिफ जो है ये रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण भी करती है, जिसे पाकिस्तान मानता नहीं है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये शानदार तरीके से ग्राम समाज और विकास, हिंदी, सामान्य ज्ञान और गणित, ये सभी जबरदस्त तरीके से आप सबके लिए ये पुस्तकें लिखी गई हैं और आप सब बड़े ही सराहना भी कर रहे हैं। इसके लिए आप सबको शुक्रिया, धन्यवाद। जो आप सब बच्चे जितने हैं जो परिचित किए हैं उन्होंने काफ़ी तारीफ की, इसके लिए आप सबको शुक्रिया। मेरे द्वारा आपको ग्राम समाज और विकास और सामान्य ज्ञान की जो है ये मैंने ही लिखने का प्रयास किया है, आप सबको काफ़ी रास आया। नितिन सर के द्वारा हिंदी लिखा गया, साथ ही साथ लेखपाल जबरदस्त तरीके से आपको जो है उमेश सर के द्वारा लिखा गया है। तो ये हम सबका एक प्रयास, अथक प्रयास जो है इस दिशा में कार्य कर रहा है। तो आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था, तो पहला शिकार झांसी हुआ था, सतारा हुआ था, करलौली हुआ था या आपको संभलपुर हुआ था। तब बताइएगा कि सतारा आपको जो है लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति या गोद निषेध सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैंड या हड़प नीति के नाम से इसे जानते हैं। पहला शिकार जो था 1848 ईस्वी में सतारा इसका पहला शिकार
बना था, ठीक ना। 1848 में सतारा को पहला शिकार बनाया था। चलिए नेक्स्ट, सिविल सेवा किसके शासनकाल में आपको प्रारंभ हुआ? ये सिविल सेवा की शुरुआत किसके समय में हुई? लॉर्ड कैनिंग के काल में, लॉर्ड कर्जन के काल में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में, तो लॉर्ड डलहौजी के काल में? जवाब दीजिएगा कि सिविल सेवा की शुरुआत जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में आपको प्रारंभ हुआ। किसके समय में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आपको जो है सिविल सेवा की शुरुआत हुई। और इतना ही नहीं, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कई चीजों का जनक कहते हैं, जैसे पुलिस व्यवस्था का जनक, पुलिस व्यवस्था का जनक, ये सब बातें याद कर लीजिए, ठीक ना। जनक इसे कहते हैं, इसे सिविल व्यवस्था का जनक, ठीक ना, सिविल व्यवस्था का, सिविल सेवा का जनक, सेवा का जनक भी इसे ही कहा जाता है। इसे ही जमींदारी व्यवस्था का जनक कहा जाता है, जमींदारी व्यवस्था, ठीक, व्यवस्था का जनक भी आपको इसे ही कहा जाता है। साथ साथ ही इसके द्वारा आपको जो है कि पहली बार कॉर्नवालिस कोड लागू किया गया था कानून के लिए, कॉर्नवालिस कोड, ठीक ना, कॉर्नवालिस कोड के नाम से भी जानते हैं। और इसी के द्वारा आपको जो है 1789 ईस्वी में आपको जो है बंगाल में दास प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया था। बंगाल में दास प्रथा प्रतिबंधित, ठीक ना, प्रतिबंधित। ये सभी प्रश्न जो है ये आप सबके लिए जबरदस्त तरीके से याद कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे हम सब देखते हैं। ये रहा 1927 ईस्वी में महाराष्ट्र के महाड़ सत्याग्रह किसने आरंभ किया था? महात्मा गांधी के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, B.R. अम्बेडकर या ज्योतिबा राव फूले, इनमें से किसके द्वारा आपको जो है महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा आपको महाराष्ट्र में महाड़ सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। साथ ही साथ डॉक्टर अंबेडकर साहब के विषय में कई बातें आप और जान भी सकते हैं। ये आपको ये संविधान सभा के, आपको संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक ना, के अध्यक्ष के रूप में थे। इसके साथ साथ ही अंबेडकर साहब और क्या थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में भी थे। इसके साथ साथ इन्हें संविधान का पितामह भी कहा जाता है, संविधान का पितामह के नाम से भी जाना जाता है। और कई महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर अंबेडकर के साथ आपको जुड़े हुए हैं। ये संविधान सभा में आपको कहां से थे? तो प्रारंभ में बंगाल प्रेसिडेंसी से थे, प्रारंभ में बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक ना, बंगाल प्रेसिडेंसी डेंसी से थे। लेकिन बाद में कहां से थे? तो बाद में ये मुंबई से थे, मुंबई या बंबई प्रेसिडेंसी से थे। ये बातें भी अंबेडकर साहब के साथ आप याद किए रहिएगा। नेक्स्ट देखिए, ये रामचरितमानस का कौन सा अध्याय सबसे छोटा है? यदि बात की जाए सबसे बड़ा कांड कौन सा है? अरण्य कांड। छोटा बता दीजिए पहले, अरण्य कांड, कृष्ण किंधा कांड, सुंदर कांड या लंका कांड। तब बताइएगा कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा, आपको सबसे छोटा कांड जो है ये कृष्ण किंधा कांड है। और रामचरितमानस का सबसे बड़ा, यहीं पे कर लो, सबसे बड़ा कांड कौन सा है? तब बताइएगा बाल कांड है, ठीक ना, बाल कांड जो है ये सबसे बड़ा कांड है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षिस महतारे मुनि मनहारे अद्भुत रूप निहारी। तो ये
भगवान के जन्म के समय गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा ही भाव विह्वल करने वाला आपको जो है लाइनें हैं। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि यहाँ पर रामचरितमानस किसके द्वारा लिखा गया, तो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, ठीक ना, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा आपको यह लिखा गया। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप कह सकते हैं, जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अक्षांश रेखा को निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ये आपको सूर्य द्वारा, ध्रुव तारा द्वारा या प्रोक्सिमा सेंचुरी द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तब बताएगा अक्षांश रेखाओं का निर्धारण जो है ये ध्रुव तारा के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? ध्रुव तारा के द्वारा। यदि बात की जाए ये आपको पृथ्वी है तो ये बीचे बीच वैसी काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती हैं वो आपको विषुव रेखा या भूमध्य रेखा, विषुव रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसे 0 डिग्री से भी डोनेट किया जाता है। और अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो वैसी काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है ये अक्षांश रेखा कहलाती है। यानी वैसी काल्पनिक रेखा, ये परीक्षा में पूछा है बच्चा, ठीक ना, काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, वो आपको पश्चिम की ओर खींची जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो अक्षांश रेखा कहते हैं। जबकि उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर के नाम से जानते हैं। अब यहीं पे आपको जो है 23.5 डिग्री आपको जो है उत्तर में खींची गई अक्षांश रेखा को कर्क रेखा बेटा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिण में खींची गई आपको काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो मकर रेखा आपको कहते हैं। ठीक, तो ये आपको महत्वपूर्ण बातें जो है ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। वहीं पे 66.5 डिग्री की बात की जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। और 66.5 डिग्री आपको जो है इधर खींची गई साउथ की ओर, ये अंटार्कटिक वृत्त कहलाता है। ठीक ना, अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। और बीचों बीच जो है यही मेडिटेरियन लाइन है। और आपको इस तरह से अक्षांश रेखाएं जो है पृथ्वी को, ये सभी काल्पनिक रेखाएं होती हैं बच्चा, ठीक है ना, ये सबके सब काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये नितिन सर के द्वारा, जबरदस्त नितिन सर का इंडिविजुअल हिंदी आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है और आप सबके लिए ये बड़ा ही लाभकारी भी होगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में भी बड़े अच्छे तरीके से आ रहा होगा। तो आप स्टडी 91 के परिवार की ओर से आप इसे परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। आपको नंबर दिया गया है 70077345, आपको 25 पर आप जो है फोन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया, कौन सी रेखा आपको है? तब आप जवाब दीजिएगा। तो देखो सभी को बता देता हूं कि कौन कौन सा। तो वो अफ्रीका महाद्वीप इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिससे आपको 2 रेखाएं होकर गुजरती है। अब यहीं पे बात यदि की जाए ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच मकर रेखा, मकर रेखा जो है ये ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच होकर गुजरती है। एशिया से आपको जो है कर्क रेखा और आपको जो है कर्क रेखा ये गुजरती है, और साथ ही साथ आपको विषुवत रेखा भी गुजरती है, विषुवत रेखा। और विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया ये आपको विषुवत रेखा पर स्थित
देश है, ठीक ना। तो ये बातें भी आप सबके लिए, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से कौन सी रेखा, तब यहां से भी आपको जो है कर्क रेखा भी गुजरती है, और आपको जो है कौन से, तो विषुवत रेखा भी गुजरती है। ऐसा नहीं है विषुवत रेखा नहीं गुजरती, ठीक ना। ये बातें आप याद रखे रहिएगा। चलिए, ये महत्वपूर्ण बातें हुई। ये विषुवत रेखा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरती है? आपको जो है 2 देश, 3 देश या 4 देश या 5 देश, कितने देशों से होकर गुजरती है? ये प्रश्न का जवाब जो है जल्दी से आप सब फटाफट जल्दी से जवाब दे दीजिए, जल्दी से। तब आप बताइएगा कि यह आपको जो है 3 देशों से होकर गुजरती है। ये देश 3 कौन कौन से हैं? तो ये आपको ब्राजील है, ब्राजील है, इक्वाडोर है, इक्वाडोर है, और इसके साथ साथ, इक्वाडोर के साथ साथ आपको जो है कोलंबिया जो है, कोलंबिया, 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 ये 3 देशों से होकर आपको विषुवत रेखा गुजरती है। अब यहीं पे ब्राजील जो है ये दुनिया का इकलौता देश है जिससे आपको जो है इकलौता, इकलौता देश जिससे विषुवत रेखा, रेखा एवं मकर रेखा दोनों होकर गुजरती है, एवं मकर रेखा दोनों गुजरती है, ठीक ना, दोनों गुजरती है। ये बात भी आप सब याद रखे रहिएगा। ये इकलौता देश है जिससे आपको गुजरा जाता है। तो मैप पर यदि अध्ययन करना चाहो तो ये आपको मैप है, ये आपको ये है, यहीं पे ये विषुवत रेखा है, 0 डिग्री पे विषुवत रेखा, और ये आपको जो है इस तरीके से, ये इस तरीके से आपको जो है ये है, और यहीं से आपको ये विषुवत रेखा, ये मकर रेखा, ठीक ना, ये मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये विषुवत रेखा, और ये अफ्रीका है, ये दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका है, ठीक ना, दक्षिणी अमेरिका, और ये इसी में ये ब्राजील का क्षेत्र है, ठीक, ये ब्राजील है, ब्राजील यहीं से आपको गुजरी है। ये याद कर सकते हैं आप सबके लिए, ये जबरदस्त तरीके से मैंने बता भी दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इन राज्यों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करिए, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना है। ये 8 राज्य आपको 1 2 3 4 5 दिया है, तो आप जो है इस तरह से याद कर सकते हैं। मित्रों पे गमछा झार, मित्रों पर गमछा झार, ये याद कर लीजिए सब लोग। झार से झारखंड, ठीक ना, झारखंड। 6 से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आप, ठीक ना। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये गुजरात, ठीक ना। ये आपको र से राजस्थान, ये आपको प से पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, और त्रि से त्रिपुरा, त्रिपुरा, और म से मिजोरम। ये आपको 8 राज्य जो है ये हुए। अब इसमें कह रहा है कि आप जो है कि पूरब से पश्चिम की ओर आप लगाइए, यानी पूरब की ओर में आपको सबसे लास्ट में मिजोरम मिलेगा, ठीक ना, मिजोरम। मिजोरम के पहले आपको कौन मिलेगा? तो त्रिपुरा, ये त्रिपुरा। त्रिपुरा के पहले कौन मिलेगा? तो पश्चिम बंगाल मिलेगा, पश्चिम बंगाल मिलेगा। अब इसमें से कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ये झारखंड मिलेगा। फिर आपको छत्तीसगढ़ मिलेगा, ठीक ना, छत्तीसगढ़ मिलेगा, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आपको मध्य प्रदेश मिलेगा, तब आपको 1 2 3 4 5 6 हुए। इसके बाद आपको गुजरात मिलेगा, और तब आपको राजस्थान मिलेगा। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको पहले स्थान पर कौन सा दिया है? मिजोरम नहीं दिया तो त्रिपुरा, यानी बी ऑप्शन पहला। फिर आपको बी के बाद डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, मैंने त्रिपुरा
के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आपको झारखंड ई दे दिया। अब देखिए BDE 2 ऑप्शन मिल गए। अब इसके बाद झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ दिया है, तो छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं है। अब आप जो है मध्य प्रदेश को लगाएंगे, यानी ए लगा दीजिए, BDAA। तो इस तरह से आपको फिर C राजस्थान आपको आएगा। इस तरह से आप लगा सकते हो। ये समझ में आया सभी लोगों को? उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। पूर्व से पश्चिम की ओर लगाने के लिए आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण राज्य जो है ये इस तरह से आप लगा सकते हो। ठीक, चलिए ये महत्वपूर्ण बातें आपको है। नेक्स्ट देखिए, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपको जो है किस डेविस जल संधि से, जिब्राल्टर, बेरिंग या इनमें से कोई नहीं, तो बेरिंग जल संधि से आपको जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपको जो है ये गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते किसको है? तो आपको 180 डिग्री आपको देशांतर को, यानी पूर्वी देशांतर को ये क्या कहते हैं? आपको जो है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक ना? पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर के बीच ये रेखा जहां पर मिलती है उसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर जहां मिलते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। और बेरिंग जल संधि आपको जो है को काटते हुए ये रेखा गुजरती है। नेक्स्ट, मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? ये कांगो नदी काटती है, या माही काटती है, लिम्पोपो काटती है, या नाइजर काटती है? तब याद कर लीजिएगा, लिम्पोपो नदी जो है ये आपको क्या है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, रेखा को 2 बार काटती है। ठीक ना? ये याद कर लेना। और माही नदी जो है ये आपको कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार, ठीक, 2 बार काटती है। ये बातें आप सब के मन में पूरी तरह से याद होना चाहिए, कहीं से भी कोई गलती आप सब बिल्कुल नहीं करिएगा। नेक्स्ट देखिए, यूपीपीसीएस जबरदस्त तरीके से, यूपी ट्रिपल एस से वीडियो का बैच हमारी संस्था की ओर से शानदार तरीके से संचालित है। और आप सब देख रहे होंगे कि चीजें आप सबको बड़े अच्छे तरीके से समझ में भी आ रही होंगी। सुपर टेट बैच भी हमारी संस्था की ओर से नया बैच प्रारंभ है। 600 आवर का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण आपके लिए है। वह कौन सी झील है जिसे कर्क रेखा होकर गुजरती है? विक्टोरिया झील है, या ताना झील है, नासिर झील है, या सुपीरियर, ये सुप्रिया नहीं है, सुपीरियर, हाँ सुपीरियर झील, वो कौन सी आपको है जो कि गुजरती है? तब आप बताइएगा कि नासिर झील जो है यही गुजरती है, आपको कर्क रेखा से होकर गुजरती है। ये नासिर झील कहाँ है? तो मिस्र में है। ठीक ना? मिस्र में ये आपको नासिर झील है। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं, ये किस नदी पर है नासिर झील? तब बताइएगा, नील नदी पर आपको नासिर झील है। ये आपको जो है कि दक्षिण अफ्रीका में नासिर झील स्थित है। नील नदी जो है ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी। ठीक ना? सबसे लंबी नदी। आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम तब बताइएगा कि विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। और ये कहां जाकर मिलते हैं या गिरती है कहां? तो भूमध्य सागर में। ठीक ना? भूमध्य सागर में आपको जाकर गिरती है। ये नील नदी को, इसे मिस्र का वरदान कहते हैं, मिस्र का
वरदान, ठीक ना, वरदान कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए है। चलिए, और इसी नील नदी पर आसवान बांध याद होगा, आसवान बांध जो है ये नील नदी पर ही स्थित है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट, प्रतापगढ़ का युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच लड़ा गया था? जय सिंह शिवाजी के बीच, औरंगजेब और शिवाजी के बीच, शाह सुजा और शिवाजी के बीच, या आपको जो है अफजल एवं शिवाजी के बीच? जल्दी से इस प्रश्न का आप सब लोग जल्दी से जवाब दीजिए, तब मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं कब से बोले पड़ा हूं, आप लोगों का इंटरेस्ट देख रहा हूं कम है, जबकि ये बहुत उत्तेजित करने वाले प्रश्न है। ये सारे प्रश्न आप सबको मैं समझता हूं कि पल्ले चीजें, बहुत चीजें मैं एक्स्ट्रा चीजें आप सबको बताता चल रहा हूं, लेकिन ये उत्साह और बढ़ाइए। और आप सबसे विनम्र निवेदन है एक बार कि सभी लोग एक बार शेयर और लाइक जरूर करिएगा प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और ये आपको जो है फजल अब जो है अफजल और शिवाजी के बीच आपको जो है प्रतापगढ़ का युद्ध लड़ा गया था। ये अफजल और शिवाजी के बीच। अफजल कौन था? तो बीजापुर के सुल्तान का यह दीवान के रूप में था, और इस युद्ध में अफजल खां पराजित हुआ और शिवाजी द्वारा मारा गया, ठीक ना। अपने बगनक से शिवाजी ने उसके अतड़ी निकाल दिए थे। तराइन का प्रथम युद्ध किन दो योद्धाओं के बीच लड़ा गया? तो तराइन का युद्ध जो है ये भारतीय इतिहास में इसी युद्ध के बाद अंग्रेजों का आपको जो मुस्लिम राज्य की स्थापना आपको होती है, और ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया। ये पृथ्वीराज चौहान जो थे ये चौहान तृतीय थे। इन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता है, राय पिथौरा के नाम से आपको जाना जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1191 में। और द्वितीय कब लड़ा गया था? सेकेंड कब लड़ा गया था तब बताइएगा 1192 ईस्वी में। और पहले में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और दूसरे में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला आप सबके लिए रहा। नेक्स्ट देखिए, रातों रात शब्द में कौन सा समास है? ये तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है, या कर्मधारय समास है? लीजिए, हिंदी में आप सबके लिए बड़ा ही एक आपको जो है कि समास रखने की विधि बता रहा हूं। ये देखो, अव्ययभाव समास जो होता है, अव्ययभाव समास, ठीक ना, भाव समास। तो अव्ययभाव समास उस समास को कहते हैं पूर्व पद प्रधानेन अव्ययभाव, यानी जिस समास का पूर्व पद की प्रधानता हो। किसकी? पूर्व पद की प्रधानता आए वह अव्ययभाव समास होता है। दूसरी बातें अव्ययभाव समास में यह कहा गया है कि जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो जाए, जब शब्दों की पुनरावृत्ति, ठीक ना, वृत्ति हो। जैसे आपको दल दल, दल दल, पल पल, रातों रात, रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन, दिनों दिन, दना दन, दना दन, ये सभी आपको जो है कि आप किस समास है? तो अव्ययभाव समास है। इसके साथ साथ एक चीज और बता देना चाहता हूं अव्ययभाव समास में, जब नदियों के नाम के आगे क्या है? जब नदियों के नाम के आगे, ठीक ना, आगे आपको जो है संख्यावाची शब्द आ जाए, संख्यावाची शब्द आ जाए, ठीक ना, आ जाए, तो वहां भी आपको क्या होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे पंचगंगा, पंचकोशी, द्वियमुना, ठीक ना, द्वियमुना, ये सभी आपको क्या है? तो ये आपको अव्ययभाव समास होते हैं। तो उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक ना। अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ये चीजें जरूर से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक ना। पूर्व पद प्रधान का मतलब है कि जिसका पूर्व पद जो है अव्यय हो।
अव्यय का अर्थ है आपको एक तरह से उपसर्ग से भी इसका संबंध लगा सकते हो, जैसे बीती शब्द है उसके आगे आप बीती लगा लीजिए, है ना, आप पर बीती, ये कौन सा हुआ, ये आप बीती, कौन सा, आप पर बीती, ये गलती ना करिएगा, तत्पुरुष समास है, ठीक ना, इसीलिए मैंने शब्द को बोला, ठीक ना। ये कुछ शब्द यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द जैसे कुशासन, प्रधानाचार्य, ये सब उपसर्ग है, लेकिन ये अव्ययी भाव समास में नहीं आते। जब विस्तृत तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जरूर बताया जाएगा, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए, उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको उच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय पूछता तो आप जवाब दे सकते थे 124 से लेकर आपको 100 जो है वो 46 तक न्यायालय का उल्लेख है। अब दे रहा है कि उच्च न्यायालय का उल्लेख जो है ये किस अनुच्छेद में आपको किया गया है, तब बताएगा कि अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक आपको उच्च न्यायालयों का जिक्र किया गया है, जबकि आपको सर्वोच्च न्यायालय का जिक्र जो है, सर्वोच्च न्यायालय इसका जिक्र किसमें, तो भाग 5 में, भाग 5, और आपको अनुच्छेद कितने में, तो 124 से लेकर आपको जो है 146 तक, इस बात 147 तक आपको जिक्र किया गया है। और यहीं पे ये भाग 6 में आपको जिक्र है, किसमें, भाग 6 में इसका जिक्र किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से आप सबको बैच पढ़ाया गया है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। 600 आवर का वीडियो क्लास है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल है, ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी आपको सुविधा दी गई है। तो इस तरह से आप देखिए तो आप बैच को पढ़िए और शानदार सफलता को प्राप्त करिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की कमी की जा सकती है, किसके द्वारा, यदि संसद 2/3 बहुमत से इसका आदेश पारित कर दे, या वित्तीय आपात में, या यदि राज्य विधानमंडल इस संदर्भ में कोई कानून पारित कर दे, या किसी भी काल में। तब इस प्रश्न का जवाब जो है कि सिर्फ और सिर्फ आपको आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 360 के तहत आपको जो है वित्तीय आपात लागू होने पर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन की कटौती की जा सकती है, अन्यथा आप ऐसे न्यायाधीशों के वेतन की कटौती नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, नगर पालिका का उल्लेख भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों के आपको मध्य किया गया है? नगर पालिका का उल्लेख की बातें करता है, तब आप क्या जवाब देंगे? तो आपको जो है इसके जवाब में कितने अनुच्छेदों में किया गया है, तो आपको जो है कि अनुच्छेद 18 में आपको किया गया है, ठीक ना। अनुच्छेद कितना, 18 आपको है। इसका यदि बात की जाए तो आपको जो है भाग 9A में, किसमें नगर पालिका है, तो भाग 9A, ठीक ना, 9 में आपको किया गया है। और इसका जिक्र यदि किया जाए, अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद आपको जो है हाँ, अनुच्छेद आपको जो है 243 पी का मतलब होता है 243 पी से लेकर आपको 243 जेड जी तक इसका जिक्र किया गया है। जेड जी यानी आप कह सकते हैं कि हिंदी में लिखे तो 243 आपको पी को क्या कहेंगे, तो आप कहिएगा त से लेकर आपको 243 या 6 तक इस बात का जिक्र किया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत, तो आपको बताइएगा कि 74वां संविधान संशोधन 1993 के तहत इसे लाया गया है। ये प्रमुख बातें आप सबके लिए है। नेक्स्ट देखिए, करपट शब्द का तद्भव क्या होगा? ये करपट का अर्थ कतरना,
कपाट, कपड़ा या कपड़, तब आप याद करे रहिएगा करपट का क्या होगा। ये जल्दी से फटाफट आप लोग, ये सब पेटेंट प्रश्न है। करपट का पर्यायवाची क्या होगा, जल्दी से सभी लोग आप सब जवाब दीजिए। करपट का अर्थ जो है ये तद्भव इसका कपड़ा होगा, जबकि परपट का आपको जो है पापड़ होता है, ठीक ना। तो ये शब्द इस तरह के शब्दों को भी आप लोग जो है अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए, ठीक ना। ये गलतियां बिल्कुल नहीं करिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये रहा, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। अच्छा, ये सन्यासी की या अकाल की, अनुग्रहित की या आजीविका का। तब भैया जल्दी से आप सब पकड़ लिए होंगे सारे लोग। तो इसमें जो है शब्द वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो सन्यासी का आपको वर्तनी बिल्कुल सही है, जबकि अकाल होता है, अकाल नहीं होता, अकाल होता है, अनुग्रहित होता है, अनुग्रहित आपको जो है अनुग्रहित इसका शुद्ध वर्तनी देखा जाए तो अनुग्रहित होता है, और आजीविका होता है, ठीक ना। आजीविका इसका शुद्ध आपको आजीविका होता है। तो ये सभी शब्द जो हैं ये आप जो है के सही कर लीजिए, गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि ये गलतियां आप सब करेंगे भी नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न की ओर। खंडहर तत्सम का आपको जो है कि शब्द, खंडहर का तत्सम शब्द क्या है। खंडहर है या खंडघर है या खंडगृह है या खंडहर है। तब आप बताइए कि खंडगृह, गृह का तत्सम शब्द ऑलरेडी है और खंड से उसी से बनना है खंडहर। तो खंडगृह जो है इसी तत्सम का आपको क्या है कि खंडगृह, ये आपको महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये रेलवे शानदार तरीके से ग्रुप डी के आपको एग्जाम के लिए जबरदस्त हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। साथ ही साथ आप ये जो टेस्ट सीरीज है इसे रियल एनालिसिस टाइम भी कर सकते हैं, अपने टाइम को आंक सकते हैं। वीडियो सॉल्यूशन है, बाइलिंगुअल भी दिया गया है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। और इसके साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल 500 वीडियो लेक्चर भी है, नोट पीडीएफ भी मिलेगा आपको जो है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए, मृगनयनी में कौन सा समास है। मृगनयनी, तो इसमें आपको कौन सा समास है, जल्दी से। अव्ययभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या बहुब्रीहि। मृग के समान नयन वाली। अब यहाँ पे जब आपको किसी का उपमेय में उपमान दी जाए तब आपको क्या हो जाता है, कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे मृगनयनी, आपको काल सर्प, जैसे काला है सांप जो, महान है जो आत्मा महात्मा, आपको जो है गजगामिनी, गज के समान गमन करने वाले। ये सारी बातें जो हैं ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आती है, ठीक ना। ये विशेषण विशेष की बातें जो है, ये विशेष विशेषण की बातें भी कर्मधारय समास के अंतर्गत किया जाता है, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें। तो मृगनयनी में आपको कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तब केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है ये आपको 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, इनमें से कौन सा आपको जो है जवाब होगा। तब जवाब दीजिएगा कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है ये आपको गठित किया जाता है, ये अध्यक्ष रहते हैं। साथ साथ ही केंद्रीय सूचना आयोग जो है, सूचना आयोग अब आपको किस तरह का है, तो यह आपको मौलिक अधिकार है। सूचना आयोग एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये हमेशा से अपने मन मस्तिष्क में बैठा लीजिए इन बातों को। नेक्स्ट देखिए, ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना जो है, निर्वाचन आयोग की स्थापना, अगर ये बता दोगे तो बाकी आपका मामला सॉल्व हो जाएगा। तो 25 जनवरी
आपको जो है 1950 ईस्वी को निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और आपको जो है सुकुमार सेन जो थे ये प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। कौन? सुकुमार सेन। ठीक, ये बातें भी आप सब याद किए रहिए, ठीक ना। नेक्स्ट चलिए, महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी का, सरस्वती का, पार्वती का या सीता का? इनमें से किसका पर्यायवाची जो है महाश्वेता आपको आता है? तब आप क्या जवाब देंगे? सभी का पर्यायवाची बता सकते हैं। ये आपको सरस्वती का पर्यायवाची जो है महाश्वेता होता है। महाश्वेता के साथ साथ इनका पर्यायवाची और भी कई होता है, जैसे आप कह सकते हैं वाग्देवी। वाग्देवी ये भी इनका पर्यायवाची होता है। इनका पर्यायवाची हंसवाहिनी। हंसवाहिनी। इनका पर्यायवाची पुस्तक धारिणी। पुस्तक धारिणी। वीणा वादनी। वीणा वादिनी। ये सभी आपको जो है शारदा, ये सभी आपको जो है कि ये मां सरस्वती के पर्यायवाची आपको हुए। वहीं पे लक्ष्मी की पर्यायवाची यदि बात की जाए तो श्री मीन्स लक्ष्मी होता है। श्री मीन्स धन, श्री मीन्स लक्ष्मी। वहीं पे इंदिरा, इंदिरा शब्द भी आपको लक्ष्मी का ही पर्यायवाची कहा जाता है। वहीं आप बात करें रमा, क्या चीज? रमा। रमा भी आपको लक्ष्मी का पर्यायवाची माना जाता है। अब बात करें सीता, सीता का पर्यायवाची वैदेही। वैदेही। वैदेही ये हुआ। यहीं पे आपको जो है जनक सुता। जनक सुता। मिथिला में जन्म हुआ था तो मैथिली भी बोलते हैं। मैथिली सुकुमारी। मैथिली ये आपको जनक तनया। जनक तनया, ठीक ना। ये सभी आपको जो है सीता के हैं। पार्वती जी के पर्यायवाची बहुत है। इनका जो है पार्वती जी का पर्यायवाची उमा, गिरिजा, भवानी, ठीक ना। आपको जो है दुर्गा, और बोलने लगूं तो एक लाइन में सीधे सीधे दुर्गा, दुर्गा विषम दुर्गा, दुर्गा पद निवारणी, दुर्गम छेदनी, दुर्गमनाशिनी, दुर्गबामा, दुर्गभीमा, दुर्गलोका, दुर्गदान ज्ञानदा। ये सभी नाम जो है ये आपको किसके हैं? तो पार्वती जी के आपको नाम है। यानी दुर्गा के जो 108 नाम है याद है, उन नाम जो है वो पार्वती जी के आपको नाम आते हैं, ठीक ना। शैलसुता, इनको शैलसुता भी बोलते हैं। शैलसुता, बहुत नाम है, ठीक। तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। शुद्ध वर्तनी का चयन प्राकथन, प्रकथन, प्राककथन या प्रकाथन, ये इनमें से कौन सा आपको सही है? तब आप जवाब दीजिएगा। प्राकथन जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना। प्राकथन लिख लेना, याद कर लेना। प्राकथन, ये प्राकथन जो है ये इसका बिल्कुल शुद्ध रूप है, ठीक। तो ये आपको बाकी सभी विकल्प जो हैं वो गलत हैं, और गलत आपको पता ही है गलत का परिणाम क्या है, 0 मार्क्स, ठीक। ये नेट, NTA नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको जो है चलाया जा रहा है, पेपर 1, ठीक ना। और इसके साथ यूपी टेट के भी शानदार सिलेक्शन के लिए आपको देने वाली बैच, वीडियो रिवीजन बूस्टर, PDF और डाउट सेशन भी चलाया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, देवर, देवर का तत्सम क्या होगा? ये बड़े लोग जानते होंगे। देवर, देवर होगा, द्विवर होगा, दुवर होगा या द्वितीय वर, ये आपको क्या होगा? तब देवर का तत्सम द्विवर होता है, यानी दूसरा वर। वर का भाई को देवर कहते हैं, है ना। वर के भाई को क्या कहते हैं? देवर के नाम से जाना जाता है, इसे द्विवर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
थक जाता है आदमी, शाम होते होते पेट दर्द करने लगता। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? ये आपको नरिकेल, नरिकेली, नारिकेल या नारिकेला, ये आपको नारियल का थोड़ा थोड़ा सा देखो कितना नियरेस्ट का आंसर है, ये आप देखिए। और आप सब में से जल्दी से इस प्रश्न का आपको जो है जवाब देना है कि कौन सा इस प्रश्न का जवाब होगा। ये जल्दी से आप सब जवाब दीजिए, आप सबके जवाब के प्रतीक्षा में हूं, ठीक ना। ये जवाब जल्दी से आप सबके द्वारा दिया जाएगा, तभी प्यास लग रही है। बच्चा थर्मस रखा है सामने, पीने का पानी एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए जल्दी बताइए, क्या महान भाव लोग क्या ऐसी तरह की गलतियां करेंगे? अच्छा में गलती है, ये जिनका गलत है वो गलत। कुछ लोग चौथा ऑप्शन दे रहे हैं नारिकेल। नारिकेल का मतलब होता है नारियल, ठीक ना। अभी बहुत महत्वपूर्ण चीजें आप सबको बाकी है। अटारी शब्द का अटारी, इसका क्या हुआ? अटारिक, अट्टालिका। ये आइए, ये देखिए जबरदस्त प्रश्नों का एकदम शानदार श्रृंखला। अटारिक, ठीक ना। ये आपको कौन सा है? अटारिक है, अट्टालिका है, अट्टालिका है या अट्टालिका है, ठीक ना। अट्टालिका या अट्टालिका। तब इसमें से बड़ी, ये वर्तनी की दृष्टि से भी आपको शुद्ध अशुद्ध करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है वर्तनी की दृष्टि से। तब बताएगा कि अट्टालिका जो है ये आपको बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट आप देखिए, मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या है? शार्दुल है, अहि है, हिरण है, कुरंग है। ये कौन सा आपको पर्यायवाची है? ये प्रश्न जवाब देंगे, तब आप बताइएगा कि मृगेंद्र, मृगेंद्र का अर्थ होता है मृग का शिकार करने वाला या मृग को जीतने वाला, मृगारी, सकारी, ठीक ना। तब आप बताइएगा कि मृगेंद्र का अर्थ शार्दुल होता है। साथ ही साथ आप शार्दुल का मतलब शेर होता है, ठीक ना। शेर के साथ साथ आप कह सकते हैं केहरी, केसरी, केसरी, आपको जो है केसरी, आपको जो है कि नाहर, ये नाहर है का आदमी नहीं कहता, नाहर है का शेर भया, अब तो लड़त नाहर है तो नाहर जो है ना, ये शेर को ही आपको जो है नाहर कहा जाता है। आपको कई महत्वपूर्ण नाम जो है शेर के आपको और भी है, वनराज भी है, नखा युद्ध भी है, ठीक ना। नखा युद्ध, नखा युद्ध, वनराज, मृगराज भी कह सकते हैं, मृगराज, ये सभी आपको जो है शेर का पर्यायवाची है। अहि, अहि का अर्थ होता है सांप, ठीक ना। अहि माने सांप होता है, ठीक, सांप। अहि का मतलब आपको सांप होता है। अहि का मतलब विषधर होता है, विषधर। अहि का मतलब नाग होता है, ठीक ना। ये अहि माने सांप, नाग, विषधर, जितना आपको जो है ये कह सकते हैं। हिरण, हिरण के बाद में मृग, मृग का अर्थ है हिरण, ठीक ना। सारंग मीन्स भी आपको हिरण होता है। सारंग, सारंग माने सांप भी होता है, ठीक ना, ये याद रखे रहिएगा। सारंग, सारंग माने सांप भी होता है, सारंग माने मोर भी होता है, ठीक। कुरंग, कुरंग का मतलब हाथी होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सबके लिए हुआ, ठीक ना। ये दक्ष, दक्ष पर्यायवाची किसका शब्द है? दक्ष का मतलब होता है जवान, दक्ष का मतलब होता है चपला, या दक्ष का मतलब चंचला, या दक्ष का मतलब जो होता है परिश्रमी। ये क्या दक्ष का मतलब, ये बड़ा ही पर्यायवाची, किस शब्द का पर्यायवाची आपको दक्ष है? ये जवाब आप सबके लिए, दक्ष किसका पर्यायवाची है? आदमी ने कहता आप किसी काम में बड़ा दक्ष है, जैसे कहा जाए कि आप पढ़ाने में, सर आप पढ़ाने में दक्ष है। दक्ष का अर्थ है कुशल होना, ठीक ना। दक्ष का अर्थ है कि कुशल होना, ठीक। आपकी दक्षता पर शक नहीं की जा सकती, ठीक ना। तो यानी आपकी कुशलता पर जो है
कि शक नहीं कि वैसे दक्ष किसका नाम है, तो दक्ष शंकर जी को भी कहते हैं। आप कभी पढ़ेंगे दक्ष बैठे दक्ष के ऊपर गए दक्ष के धाम, अलंकार में जब जाएंगे तो एक दक्ष का मतलब शिव है, एक दक्ष का मतलब नंदी है और एक दक्ष का मतलब पार्वती के पिता हैं, ये दक्ष राजा दक्ष हैं, ठीक ना। तो ये बातें भी आप सब जानते रहिए। ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी आपको सीबीटी 2 शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जारी है और इसमें आप रियल टाइम एनालिसिस कर सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा और बाइलैंग्युअल भी आपको मिलेगा, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। संसद की संयुक्त बैठक को आपको भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहां से लिया है। ये संसद की संयुक्त बैठक की बात की जाए तो इसका आपको जो है 108 के तहत यह आहूत किया जाता है। आहूत कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा आपको किया जाता है। और आपको अनुच्छेद 118(4) के तहत यदि कहा जाए तो इसकी अध्यक्षता की जाती है और अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है ये आपको अध्यक्षता करता है। लेकिन ये संसद के संयुक्त बैठक आपको जो है अब तक 3 बार भारत में बुलाई गई है और ये कहां से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त बैठक की बातें की गई है, ठीक ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपको जो है संयुक्त बैठक की बातें की गई है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। ये देखिए ये भारत का कौन सा राज्य 100% आपको कोविड टीकाकरण कराने वाला देश का पहला राज्य, ये करंट का क्वेश्चन है भैया। 100% टीकाकरण कौन सा राज्य कराया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 100% टीकाकरण किया गया है, ठीक ना। यहाँ पे 100% टीकाकरण कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए ये निम्न में से कौन सी कंपनी ने वर्ष 2022 तक 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम की शुरुआत की। फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, किसके द्वारा यह कार्यक्रम शुरुआत किया गया, तब आपको 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य जो है ये आपको पूर्ति माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा यह काम को किया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, आइए अगले, ये सब करंट के क्वेश्चन है और परीक्षाओं में चूंकि शिक्षा से संबंधित है और आपके टेट सुपर टेट में ये पूछा जा सकता है। शोधकर्ताओं ने निम्न में से किस स्थान पर 224 मिलियन वर्ष पूर्व निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति की खोज की है। इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में, भारत में या ग्रीनलैंड में, किस में आपको खोजा है, तब बताइएगा कि ग्रीनलैंड में आपको जो है वैज्ञानिकों ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर के अवशेष को प्राप्त किया है। ये ग्रीनलैंड जो है ये आपको विश्व का सबसे बड़ा आपको क्या है, सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक ना। ये द्वीप है और वर्तमान में इस पर कब्जा किसका है, तो डेनमार्क का इस पर राजनीतिक अधिकार है। साथ साथ ही यह आर्कटिक महासागर में आपको स्थित है, आर्कटिक महासागर में आपको स्थित है। ये प्रमुख बातें भी आपको कर लीजिएगा। यहाँ पर एस्किमो, आप सबके लिए एस्किमो नामक जनजाति जो है पाई जाती है, ठीक ना। ये प्रमुख बातें आप सबके लिए है और याद रखे रहिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस आयोग ने सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की, नीति आयोग के द्वारा या शिक्षा आयोग के द्वारा या आपको योजना आयोग के द्वारा या राष्ट्रीय महिला विकास आयोग या महिला आयोग के द्वारा यह कार्यक्रम शुरुआत किया गया। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा जी हैं। अध्यक्ष ये करंट का बता दे रहे हैं, सुश्री रेखा शर्मा जी आपको इसके अध्यक्ष हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप सब याद किए रहिए। नेक्स्ट देखिए, ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं, आपकी सफलता में ये सहायक भी
है। भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रावधान जो है किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं अनुसूची, 9वीं, 11वीं या 12वीं? तब भूमि अधिग्रहण की बातें आपको 9वीं सूची में किया गया है। और ये जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 संशोधन 1951 के तहत आपको जो है भूमि अधिग्रहण को 9वीं सूची में आपको शामिल किया गया है, जबकि संविधान के मूल में आपको 8 अनुसूचियां ही थी। ठीक ना? ये सारी बातें अपने मन मस्तिष्क में 11वीं सूची में पंचायती राज व्यवस्था और 12वीं सूची में अनुसूची में नगर पालिकाओं का जिक्र किया गया है, जबकि 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान किया गया है। ये सारी बातें आप सब याद रखे रहिएगा। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा के किस संविधान संशोधन द्वारा आपको जोड़ा गया था? तब आप जवाब दीजिएगा कि मैथिली भाषा को जो है ये आपको किस संविधान के तहत जोड़ा गया? तब ये आपको 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक ना? इसमें से आपको जो है मैथिली ये कहाँ की है? तो बिहार की है। ठीक ना? एक आपको जो है ये संथाली, उस समय बिहार ही था, संथाली ये आपको झारखंड की भाषा है, झारखंड की। एक आपको बोर्डो, बोडो, और एक डोंगरी, डोंगरी, ये दोनों जो है डोंगरी और बोडो ये जम्मू कश्मीर की है, जम्मू एंड कश्मीर की भाषा आपको है। इन्हीं 4 भाषाओं को जो है 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत आपको शामिल किया गया। और इस तरह 8वीं अनुसूची में आपको राजभाषा की संख्या, भाषा की संख्या कितनी हो गई? तो 22 आपको राजभाषा है। ठीक ना? राजभाषा कितने हैं? 22 है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। नेक्स्ट, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध चुने गए थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्लाह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर के.आर. नारायणन। डॉक्टर के.आर. नारायणन ये इनमें से कौन व्यक्ति थे जो आपको निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? ठीक ना? नहीं हुए थे दिया है भाई, हुए थे तो फंसा देगा, नहीं हुए थे ये बड़ा है। तभी तो मैं सोचने लगा कि कौन सा आपको जो है नहीं हुए थे। तब आपको जो है ये तीनों जो थे निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, निर्विरोध। ठीक ना? निर्विरोध। तब बचा क्या? तब आपको बचा डॉक्टर के.आर. नारायणन जो थे ये निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुए थे। तो इस तरह से आप सबने देखा शानदार तरीके से एक महत्वपूर्ण श्रृंखला आप सबको आपके सुनहरे भविष्य के लिए आप सब बड़े ही शानदार तरीके से पढ़े। अब किताबें आपके द्वार पर भी आसानी से मिल जा रही होंगे। जिन्हें दिक्कत होगा स्टडी 91 के ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ उसमें नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप बातें पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है ना? तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको जो है शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।